आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंपावत जिला चिकित्सालय में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूनिट से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। चंपावत में पहली बार ये सुविधा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सिटी स्कैन, एमआरआई व डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये बड़ी पहल की गई है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। जो आपको बता दें कि 20 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सिटी स्कैन, एमआरआई व डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। 50 लाख की लागत से ये नई स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है। लोगों को राहत मिलेगी। आपातकाल में मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही अब रक्त मिलेगा। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम को वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि यूनिट से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। और देखिए, चंपावत में पहली बार ये सुविधा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और सिटी स्कैन, एमआरआई व डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो ब्लड कंपोनेंट यूनिट का लोकार्पण किया गया है। 50 लाख की लागत से नई स्वास्थ्य सुविधा मिली है। आपातकाल में मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही अब रक्त मिलेगा। चंपावत अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। ब्लड कंपोनेंट यूनिट का लोकार्पण किया है। 50 लाख की लागत से नई स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आपातकाल में मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही रक्त मिलेगा। चंपावत अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। लोगों के लिए ये राहत भरी पहल बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर इसकी जानकारी साझा की। ब्लड कंपोनेंट यूनिट का देखिए लोकार्पण किया गया। 50 लाख रुपए इसकी लागत बताई गई है। नई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी लोगों को, जो कि एक अच्छी पहल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर इस बात की जानकारी दी है। अब लोगों को अपने स्थानीय स्तर पर ही रक्त मिलेगा, जो कि एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश के सभी सांगठनिक जिलों के लिए नए सिरे से प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सभी नामों की सूची जारी की है। बीजेपी की ओर से सांगठनिक जिलों में जिम्मेदारियां तय करने के साथ संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को अपने जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों के समन्वय और पार्टी के कार्यक्रमों को गति देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बीजेपी ने सांगठनिक जिलों के प्रभारी बदले हैं। सभी जिलों के नए प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसकी तस्वीर और जिसकी सूची आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट की सहमति से ये सूची जारी की गई है। बीजेपी की ओर से सांगठनिक जिलों में जिम्मेदारियां तय करने के साथ संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को अपने अपने जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों के समन्वय और पार्टी के कार्यक्रमों को गति देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये नई सूची जारी की है, जहां तमाम दिग्गजों के इसमें नाम है और नई जिम्मेदारियों को अब निभाते हुए वो नजर आएंगे। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस सूची को जारी किया है। तमाम ये नाम जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस नाम को जारी किया गया है। संगठन को और मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस है। स्मिता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। स्मिता, देखिए ये बड़ा बदलाव किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है?
विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर जो है अब पार्टी में छोटे मोटे जो फेरबदल है वो देखने को मिलेंगे। नई जिम्मेदारियां नई लोगों को दी जाएगी, पुराने चेहरों के जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन नए और पुराने लोगों के साथ मिलकर संगठन को और मजबूत और अनुभव के साथ कैसे 2027 का चुनाव बीजेपी जीत सकती है, इसको लेकर जो है मंथन किया गया था और उसी के आधार पर जो है नई लिस्ट जारी की गई है, जहां पर जो है अब जिले के प्रभार और सह प्रभार जो है वो दिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव में है, हालांकि देखिए पार्टी ये कह रही है कि संगठन को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए ये बदलाव किया गया है, लेकिन 2027 के चुनाव से अगर जोड़कर देखा जाए तो कितना अहम माना जा रहा है ये बदलाव? देखिए बदलाव बहुत अहम है क्योंकि अनुभव के साथ नया जोश भी बहुत जरूरी है। युवाओं को बीजेपी हमेशा मौका देती है और यही वजह है कि इस बार भी जो है अनुभव के साथ में युवाओं के जोश को देखते हुए यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट पूरी तरह से अगर हम देखें इसका पूरा लाभ जो है वो बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि अनुभव के साथ में जब जोश सामने आता है तो वो युवाओं को यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे युवाओं का वोट बैंक हो वो मजबूत होता है, छात्रों का वोट बैंक हो वो मजबूत होता है। तो ऐसे में जो है युवाओं का दल ये कहलाता है। वहीं अगर हम अनुभव की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो सैनिक होते हैं, तो वो इस तरफ आकर्षित होते हैं, तो उन्हें किस तरह से मनाना है, उन्हें किस तरह से बीजेपी की योजनाओं को समझाना है, उससे काफी फायदा मिलता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बदलाव बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में क्या और भी बदलाव हो सकते हैं? देखिए पार्टी के ऊपर है, पार्टी को 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है, तो अब जो बदलाव है वो निश्चित हमें देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है, हो सकता है कि आने वाले समय में इससे ज्यादा, क्योंकि 13 जिले हैं तो 13 जिलों के हिसाब से प्रभार भी सौंपे जाएंगे। इसके अलावा अगर देखें तो बूथ लेवल, मंडल लेवल, सभी प्रकार की चीजों में जो है सबको जिम्मेदारी मिलनी अभी बाकी है। तो अभी वक्त है थोड़ा, लेकिन इस वक्त का पूरा उपयोग बीजेपी बखूबी करना जानती है और उसने इसकी शुरुआत भी जो है इस सूची को जारी करने के बाद कर दी है। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम नामों की सूची जारी की गई है, इस सूची में तमाम नाम हैं। क्या इन सभी नामों में कोई ऐसा नाम भी है जो बिल्कुल नया हो, जिससे पार्टी को ज्यादा उम्मीद हो? देखिए पार्टी की एक खास बात रही है कि पार्टी हमेशा अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी मौका देती है, और इस बार भी जो है जिन्होंने पहले से ही पार्टी के लिए काम किया है इसमें वो लोग भी शामिल हैं और कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं, जिससे जो है पार्टी एक जो है माइलस्टोन या ये कहें कि एक मिसाल पेश करना चाहती है कि सिर्फ पुराने लोगों को ही यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है, बल्कि जो नए हैं उन्हें भी पार्टी मौका देती है, ताकि वो भी पार्टी के हित में जो काम कर रहे हैं वो दिखा सके और पार्टी के लिए वो कितने सक्षम हैं ये बात साबित कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव है, पक्ष हो या विपक्ष हो सभी दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और देखिए बीजेपी कहती है कि वो पूरे साल ही जो है चुनाव की मूड में रहती है, एक्टिव रहती है। क्या इस बदलाव के बाद से विपक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? देखिए विपक्ष की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया, विपक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष अपनी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। आपको याद होगा परसों महामंथन हुआ था और उसके बाद जो है कार्यक्रमों की बात की गई थी कि जो भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे वो अब सिलसिलेवार बता दिए जाएंगे, और उसी के बाद जो है कल देर रात को ये सबसे पहली जो लिस्ट है वो जारी की गई थी। यानी कि अब पार्टी जो है पूरे तौर से इलेक्शन के मोड में नजर आ गई है और उसकी तैयारियां जो है वो धरातल पर शुरू कर दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से, जहां भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जा रहा है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पौस्मी बसु कर रहे हैं, और ऐसे में जबकि नेपाली दल की अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को और बेहतर बनाने, आपसी समन्वय को मजबूत करना है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर आज से मंथन शुरू हो चुका है।
और वहीं ऋषिकेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि भारी बारिश से कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। उन्होंने रायवाला और गौरी माफी समेत प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को बंद रास्तों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि जहां छोटे स्तर पर काम की जरूरत है वहां तुरंत व्यवस्था की जाए, जबकि बड़े कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा जाए। उन्होंने बताया है कि आपदा की सूचना मिलते ही देहरादून स्थित कंट्रोल रूम के जरिए संबंधित टीमों को अलर्ट किया जाता है। जिलाधिकारी राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और रेस्क्यू टीमें मौके पर सक्रिय है। तो भारी बारिश से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। मंत्री का यह बड़ा बयान, जहां बंद रास्ते तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए हैं, नुकसान का एस्टीमेट बनाकर भेजने को कहा गया है और साथ ही साथ इस पर काम करने की बात कही गई है। कंट्रोल रूम से आपदा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में नुकसान हुआ है, जिसके बाद मंत्री खुद संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। बंद रास्ते को तत्काल खोलने के निर्देश देते हुए नजर आए। उसके साथ ही साथ नुकसान का एस्टीमेट बनाकर भेजने को कहा है, जिसकी भरपाई की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। कंट्रोल रूम से आपात पर लगातार निगरानी की जा रही है, आपदा पर निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। आज मैं इधर रायवाला, गोरी माफी सारे क्षेत्रों में सुबह से सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी, संदीप जी और अन्य सारे हमारे पूर्व मेयर, हमारे विधायक जी, सभी लोग वहाँ थे और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ अधिकारी भी साथ में थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए तत्काल जहाँ एकदम आपदा के कारण रास्ते बंद है, रास्ते खोले जाए। जहाँ थोड़ी आवश्यकता है तत्काल पूरी की जाए। जहाँ बड़ा काम है वहाँ उसका एस्टिमेट बना के आगे भेजा जाए। जो हमारी रेस्पॉन्स टीम है या रेस्क्यू करने वाली टीम है, जो भी उस टीम में सभी लोग हैं, जिला स्तर पर जिला अधिकारी उसके काम को मॉनिटर करते हैं। तो वो सब लोग कहीं ना कहीं जहाँ जरा सा भी अलर्ट होता है, जैसे सूचना मिलती है, जो हमारा देहरादून में कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हम सब लोग सूचना देते हैं कि आपको इस समय यहाँ संभावना है, तो उसकी सारी तैयारी करके रखिए। तो एकदम हमारी टीम मौके पर पहुंच के सारी व्यवस्था को संभालती है। ये सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और वो सारी हमारी टीम जो जिलों में है वो सब एकदम तुरंत तैयार रहती है और आपदा होने की स्थिति में तुरंत वहां पहुंचकर उसमें यथासंभव मदद कर वो सब उस रूप में है जो आपदा प्रभावित। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्दम ने कुंभ मेला 2027 की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने पूरे कुंभ क्षेत्र की सेक्टर वार इवैक्यूएशन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक, फायर कंट्रोल और आपातकालीन प्रतिक्रिया को लेकर समेकित प्लान बनाने को कहा गया है। भूकंप, बाढ़ और CBRN जैसी आपदाओं के लिए स्पष्ट SOP तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने उपकरणों की उपलब्धता के साथ उनके रखरखाव और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर जोर दिया है। पीक टाइम में नियमित मॉक ड्रिल, मजबूत कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और कंट्रोल रूम को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कंट्रोल रूम को मजबूत करने के निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश यहां पर दिया गया है। तस्वीर भी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि SOP तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भूकंप, बाढ़ और इसके लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक, फायर कंट्रोल और आपातकालीन प्रतिक्रिया को लेकर समेकित प्लान बनाने को कहा गया है। भूकंप, बाढ़ और CBRN जैसी आपदाओं के लिए स्पष्ट SOP तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने उपकरणों की उपलब्धता के साथ उनके रखरखाव और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया और इसके साथ ही पीक टाइम में नियमित मॉक ड्रिल, मजबूत कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और कंट्रोल रूम को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में महिला कांग्रेस की ओर से सद्भावना दिवस मनाया गया। बारिश के बावजूद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली गांधी चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने और समाज में भाईचारा, एकता व सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के मौके पर यहां पर रैली निकाली गई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और चमोली के गोपेश्वर में PIB देहरादून की ओर से क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभागार में हुई कार्यशाला में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार में मीडिया की भूमिका विषय पर संवाद हुआ। इसमें पत्रकारों ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, जन जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने को लेकर अपने सुझाव साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं की पहल और प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यशाला में स्थानीय पत्रकारों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। तो वार्तालाप में जन कल्याण योजनाओं पर संवाद किया गया और इसके साथ ही साथ मीडिया की भूमिका पर पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव रखे। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे। गोपेश्वर में PIB की क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ पर पत्र सूचना कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। और इस बीच आपको बताते चले कि देहरादून सूचना एवं तस्वीर ये साझा कर रहे, जहाँ गोपेश्वर में PIB के क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्तालाप में जन कल्याणकारी योजनाओं पर संवाद किया गया। मीडिया की भूमिका पर पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव रखे। तो गोपेश्वर में PIB की क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। वार्तालाप में जन कल्याणकारी संबंधित विषयों पर वार्तालाप की गई है, संवाद किया गया और मीडिया की भूमिका पर पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यशाला में स्थानीय पत्रकारों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, संवाद किया गया। और लक्सर में भाई बहन मिलन सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस की रूपरेखा, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, तय की गई है। और साथ ही राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने बताया है कि सम्मेलन में 15,000 से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन समिति की ओर से परिवहन और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवयित्री एवं गायिका अनामिका जैन, अंबर फिल्म जगत से जुड़ी आरुषि निशंक समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। आयोजन को लेकर समिति ने तैयारियां तेज कर दी है। तो डॉक्टर सुधा यादव रहेंगी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जहां भाई बहन मिलन सम्मेलन की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। 15,000 से ज्यादा महिलाओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा नाम मनीष कुमार है, ग्राम मेरा बख्तरपुर, और माननीय मंत्री साहब के माध्यम से एक रक्षा सूत्र का कार्यक्रम भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हम सब ने एक प्रण लिया है कि जो महिलाएं हैं उनकी आने की व्यवस्था और उनके सुरक्षा की व्यवस्था हम अपने कंधों पे लेके चलेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं वो ही अब आगे की मतलब एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हो गई है, और जो विकास की रीढ़ की हड्डी होती है वो केंद्रधार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादातर। और सब ने एकजुट होकर एक सुर में ये तय किया है और ये आश्वासन दिया है कि आप
कर सबका ये कहना है कि मंत्री जी आप तो आराम से अपना कार्यक्रम में रहना, पूरी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी बहन हमारी नाराज होकर नहीं जाएगी। यदि हम अपनी बहनों को बुला रहे हैं वो खुशी के टाइम पे आ रही है, खुशी के मौके पे आ रही है, भाई के पास। और हरिद्वार के कलगिर बेले में गंगनहर के तेज बहाव में डूब रहे 10 वर्षीय ज्वारीन को पीएसी आपदा राहत दल ने सकुशल बचा लिया है। बताया गया है कि गाजियाबाद के डासना निवासी चांदपुत्र अजमेर अली गंगनहर में स्नान कर रहा था, तभी अचानक तेज बहाव में डूबने लगा। मौके पर तैनात 40वीं पीएसी आपदा राहत दल की टीम ने बिना देर किए तेज बहाव में उतरकर बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव अभियान में सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक, कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल सुमित नौटियाल अहम भूमिका निभाए। पुलिस और राहत बचाव दल मुस्तैदी से के हाथ से हादसा टल गया। उत्तराखंड में मानसून के बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान का खतरा बना हुआ है। वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां बाढ़ भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नालों के उफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से कई मौतें हुई हैं। प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई गई है। तो मसूरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरजवाल की 107वीं जयंती के मौके पर माल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देखिए श्रद्धांजलि दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि बरजवाल में अल्पायु में ही अपनी प्रतिभा से हिंदी और हिमवंत साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी कविताओं में प्रकृति, पहाड़, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। और वही उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून की विशेष अदालत ने नोटिस जारी कर 3 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और ये आदेश विशेष न्यायाधीश गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि BNSS के धाराओं के तहत विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है और इसी के तहत मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार